गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू कंपटीशन गुरु चंडीगढ़ का नंबर 1 कोचिंग इंस्टीट्यूट। आज के सेशन में मैं आपको करवाऊंगी कुछ एग्जाम सॉल्यूशंस HTET के फॉर PGT इकोनॉमिक्स के लिए। तो हम आज सॉल्व करेंगे पेपर 2022 का, उसके क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है, और देखेंगे कि किस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आते हैं, राइट। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपका जो पार्ट 4 होता है पेपर का, उसमें आपको इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, राइट। आपको अप्रॉक्सीमेटली क्वेश्चन नंबर जनरली 91 से लेकर 150 तक आपके क्वेश्चंस जो हैं वो रहते हैं इकोनॉमिक्स के, यानी कि आपके 60 क्वेश्चंस जो हैं वो इकोनॉमिक्स के आते हैं, राइट। तो अब हम देखेंगे कि किस तरह के क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं इस लेवल पे। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन, identify the 5-year plans where your actual growth rate has been higher than the growth target। तो आपको पता है कि आपके जो 5-year plans हैं उनमें क्या होता था, आपका एक टारगेट रखा जाता है, एक आपका ग्रोथ टारगेट रखा जाता है कि हम इतना ग्रोथ मतलब इतना अचीव करने की कोशिश करेंगे ग्रोथ रेट, राइट। तो जो हमारा टारगेट होता है बेसिकली, जिन पीरियड ऑफ टाइम्स में हमारा एक्चुअल ग्रोथ ने हमारे टारगेट ग्रोथ रेट ने टारगेट ग्रोथ रेट को एक्सीड किया, आपसे उन 5-year प्लान्स के बारे में पूछा गया है, ठीक है। तो इन जनरल आपको याद रखना है कि कौन कौन से 5-year प्लान्स में एक्चुअल आपके पोटेंशियल ग्रोथ रेट या जो एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट है उससे ज़्यादा रहा है, राइट। सो आपका फर्स्ट 5-year प्लान में एक्चुअल ग्रोथ रेट वॉज ग्रेटर दैन द पोटेंशियल ग्रोथ रेट या एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट। उसके अलावा 5th 5-year प्लान, 6th 5-year प्लान, 7th एंड 8th, ये आपकी 5-year प्लान्स रहे हैं आज तक। जैसे आपको पता है 12 5-year प्लान्स हैं, उनमें से ये प्लान्स हैं जिनमें एक्चुअल ग्रोथ रेट आपके पोटेंशियल ग्रोथ रेट से ज़्यादा रहा है। तो आपको क्वेश्चन में देखिए क्या क्या दिया हुआ है। 5th प्लान दिया है आपको, तो आपका 5th तो टिक है, 7th भी आपका टिक है, 9th नहीं होगा, 10th भी नहीं होगा। सो आपका आंसर होगा 1 and 2 ओनली, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है अ प्रोग्रेसिव टैक्स इज द वन इन विच। कौन सा होता है प्रोग्रेसिव टैक्स? प्रोग्रेसिव टैक्स वो वाला टैक्स है जिसमें जब आपकी इनकम बढ़ती है आपको ज़्यादा टैक्स पे करना पड़ता है। इंडिया में इनकम टैक्स जो है वो प्रोग्रेसिव है, राइट। जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे आपको ज़्यादा टैक्स देना है। तो यहाँ पे ऑप्शंस देखिए, टैक्स पेमेंट एज अ परसेंटेज ऑफ इनकम फॉल्स है, तो ये तो गलत हो गया, ये आपका रिग्रेसिव फॉर्म है, दिस इज नॉट द आंसर। कांस्टेंट भी नहीं है, राइट। हमारा क्या होगा, टैक्स पेमेंट एज अ परसेंटेज ऑफ इनकम इंक्रीजेस। तो ऑप्शन नंबर सी इज योर आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, कैप्शन मीन्स, कैप्शन आया कहाँ से? सबसे पहले कैप्शन कहाँ से आ गया यहाँ पे? तो कैप्शन आप स्टैटिस्टिक्स में पढ़ते हैं, जब आप स्टैटिस्टिकल टेबल्स बनाते हैं उसमें एक वर्ड यूज होता है कैप्शन। कैप्शन कुछ नहीं होता, जो आपके कॉलम्स होते हैं, आप कॉलम्स को एक हेडिंग देते हैं, राइट। जब भी आप कोई टेबल बनाएंगे आप कॉलम को एक हेडिंग देंगे कि इस कॉलम में हम ये कर रहे हैं, इसमें हम ये कर रहे हैं, तो कॉलम की हेडिंग को कैप्शन बोला जाता है, ठीक है। तो आपने ये याद रखना है कि कॉलम की हेडिंग ऑफ द कॉलम जो है दैट इज नोन एज अ कैप्शन, ठीक है। सो दैट इज नोन एज अ कैप्शन। नेक्स्ट देखिए, एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। अगर हम देखें एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, एक्सक्लूजन क्या होता है? सबसे पहले एक्सक्लूजन का मतलब है कि जैसे सपोज करो मेरे पास कोई कमोडिटी है, राइट, आई हैव अ कमोडिटी, वो कमोडिटी मैं एक को दे के दूसरे को ना दूं, मैंने एक इंसान को एक्सक्लूड कर दिया उसकी कंजम्पशन से, दैट इज एक्सक्लूडेबिलिटी, है ना। तो एक्सक्लूडेबिलिटी प्रिंसिपल कौन से गुड्स में नहीं होता है? कौन से गुड्स में नहीं होता? पब्लिक गुड्स। आपके जो पब्लिक गुड्स होते हैं इसमें 2 फीचर्स आपके रहते हैं, दे आर नॉन राइवल एंड दे आर नॉन एक्सक्लूडेबल, ठीक है। तो आपके जो एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है उसमें पब्लिक गुड्स में आपका एक्सक्लूजन प्रिंसिपल एप्लीकेबल नहीं है, प्राइवेट गुड्स में तो एक्सक्लूडेबिलिटी होती है, जो पैसे देगा उसी को ही मिलेगा, राइट। तो यहाँ का आपका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखिए, विच टाइप ऑफ डिपॉजिट्स सर्व एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। तो मीडियम ऑफ एक्सचेंज में कौन से डिपॉजिट्स आते हैं कि जिसमें मनी को हम यूज़ करते हैं फॉर द पर्पस ऑफ गेटिंग कमोडिटीज़, राइट। कमोडिटीज़ खरीदने के लिए पैसे को यूज़ किया जाता है। इसका आंसर होगा डिमांड डिपॉजिट्स, क्योंकि डिमांड डिपॉजिट्स आप करते हैं, आप बैंक में सेविंग अकाउंट में पैसे डालते हो, क्यों?
ताकि आप उन पैसों से कुछ खरीदो। आप ATM यूज़ करके पैसों से खरीदते हैं चीज़ें, तो वहाँ पे मनी इज़ अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। तो यहाँ पे आपके जो डिपॉजिट्स हैं दे एक्ट एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन आयुष। तो अगर आपको पता हो आयुष आपकी हेल्थ केयर की एक स्कीम है, राइट, तो इसके कंपोनेंट्स जो हैं उसी से इसका नाम आया है, राइट। तो आपको कंपोनेंट्स थोड़े याद रखने पड़ेंगे। A स्टैंड्स फॉर आयुर्वेदा, Y स्टैंड्स फॉर योगा, U स्टैंड्स फॉर उनानी, राइट, उनानी, राइट। तो U क्या है, उनानी है। एंड उसके बाद आपका S है, S स्टैंड्स फॉर सिद्धा एंड H स्टैंड्स फॉर होम्योपैथी। तो आपका इनमें से कौन, आयुर्वेदा भी आ गया, उनानी भी आ गया, होम्योपैथी भी आ गया, क्या नहीं आया, एलोपैथी। तो कौन सा नहीं होगा, आपका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एलोपैथी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इन क्लासिकल थ्योरी अ डिक्रीज इन मनी सप्लाई लीड्स टू। क्लासिकल थ्योरी पे जाइए, क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी आपने पढ़ी होगी। बोला गया था देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी ऑफ मनी एंड प्राइस लेवल। तो अगर आपका मनी सप्लाई कम है, क्वांटिटी ऑफ मनी जो है वो कम है, तो आपका प्राइस लेवल भी कम होगा। सो डिक्रीज इन मनी सप्लाई लीड्स टू डिक्रीज इन द प्राइस लेवल। ये आपकी क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट जो है ये वो रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट होता है जिसमें आपका रेट ऑफ इन्फ्लेशन स्टेबल हो। सो इट इज़ द टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट जिसमें रेट ऑफ इन्फ्लेशन इज स्टेबल। आपको याद रखना है कि जहाँ पे रेट ऑफ इन्फ्लेशन स्टेबल होगा वहाँ पे आपका नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एग्जिस्ट करेगा। आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 99, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। देखिए, कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी कौन कौन से होते हैं, पहले तो उसको देखते हैं, राइट। तो कन्वेंशनल सोर्स में आता है आपका कोल, पेट्रोलियम, जितने भी आपके नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं वो सारे कन्वेंशनल हैं। और जो आपका रिन्यूएबल रिसोर्स ऑफ एनर्जी है दैट इज गोइंग टू बी अ नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। तो आपका आंसर होगा सोलर एनर्जी, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन। आपको डायरेक्टली पूछ लिया है कि साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन किसने दिया है, कि जब इनकम बढ़ती है तो कंजम्पशन भी बढ़ेगी, लेकिन नॉट इन द सेम प्रोपोर्शन, यानी कि चेंज इन इनकम जो है वो चेंज इन कंजम्पशन से ज़्यादा होगा। आपकी इनकम बढ़ती जाती है, आप सारा पैसा तो नहीं खर्च करते हो, थोड़ा खर्च तो बढ़ता है। आप ज़्यादा अच्छे ब्रांड्स पहनोगे, ज़्यादा अच्छा क्वालिटी का खाना खाओगे, लेकिन खर्चा उतना नहीं बढ़ेगा जितना इनकम बढ़ेगी। दैट इज़ द साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन। ये लॉ आपका कीन्स ने दिया था। आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज इनकरेक्ट दिया है, राइट। तो इनकरेक्ट और करेक्ट जब दिया होता है उस पर फोकस करना है। पहला देखिए, GDP एट MP। तो अगर मुझे GDP एट MP दिया है और साथ में FC दिया है, यानी कि मुझे MP जो है, ठीक है, मार्केट प्राइस से मुझे फैक्टर कॉस्ट पे भेजा गया है। अगर मुझे दोबारा मार्केट प्राइस निकालना है, राइट, आपको मार्केट प्राइस सपोज करो निकालना है, आप फैक्टर कॉस्ट से कैसे निकालोगे। तो इसके लिए मैंने नेशनल इनकम की ऑलरेडी एक वीडियो बनाई है जो इसी चैनल पे अवेलेबल है। सो काइंडली वॉच दैट, नेशनल इनकम, उसमें बहुत अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया है। वहाँ पे आपका जो फैक्टर कॉस्ट है उसमें जब आप नेट इनडायरेक्ट टैक्स ऐड करते हो तो आपको मार्केट प्राइस मिलता है। दिस ऑप्शन इज करेक्ट, ये आपका आंसर नहीं है, राइट। उसके बाद देखिए, NNP एट FC, इस पे क्या है, NDP एट FC से NNP पे कैसे जाएंगे, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड करेंगे, ये भी करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए, आपने NNP एट FC से GNP एट MP पे जाना है, तो एक तो आपको N से G पे जाना है तो प्लस डेप्रीसिएशन, दैट इज करेक्ट। फिर आपको FC से MP पे जाना है, यानी कि नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, वो भी आपका करेक्ट है। तो दिस इज ऑल्सो करेक्ट, यानी कि आपके पास बचा क्या, लास्ट ऑप्शन। वो ऑब्वियसली आपका आंसर है, लेकिन क्यों है वो भी देख लेंगे। दिस इज योर आंसर। इसमें क्या होगा देखिए, आपको
जी से एन पे जाना है, तो जब मुझे ग्रॉस से नेट पे जाना होता है तो मैं क्या करती हूँ, बड़े से छोटे पे जाएंगे तो माइनस डेप्रीसिएशन करूँगी, राइट। लेकिन यहाँ पे क्या दिया है आपको, प्लस डेप्रीसिएशन। तो आपका तो आंसर उसी से ही चेंज हो गया, राइट, बिकॉज यहाँ पे प्लस डेप्रीसिएशन दिया है और प्लस डेप्रीसिएशन आपका नहीं होगा। तो दिस इज योर इनकरेक्ट आंसर। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, करंट अकाउंट ऑफ बीओपी। करंट अकाउंट अगर आपने शुरू भी करा होगा, आपने अपना फॉरेन ट्रेड वाला चैप्टर या बीओपी वाला चैप्टर, आपको पता है कि उसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, करंट एंड कैपिटल अकाउंट। करंट अकाउंट में क्या क्या आता है, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज एंड यूनिलेटरल ट्रांसफर्स। तो ये सारे आते हैं। आपका आंसर होगा ऑल द ऑप्शंस आर राइट। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, जीएसटी लॉ केम टू इफेक्ट इन इंडिया। ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट रहता है क्योंकि जीएसटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो जीएसटी का जो आपका लॉ है दैट केम इनटू इफेक्ट ऑन 1 जुलाई 2017। ठीक है, 2017 में आया था ये एक्ट और 1 जुलाई को इसे लाया गया था। ठीक है, आपको देखो कितनी क्लोज ऑप्शंस दी हैं, 1 जून, 1 जुलाई, साल थोड़ा वेरी करके सब में फर्स्ट ही है, जून और जुलाई। And then you have to make sure that you remember the date, the day and the month. Next, which of the following cannot be determined by graphic method? Statistics आ गई, तो graphic method से याद करिए, मीडियन आप graphic method से estimate कर सकते हो। आप ओजाइव्स के थ्रू मीडियन निकालते हैं, राइट। मोड भी आपका निकलता है हिस्टोग्राम्स के थ्रू, लेकिन मीन आपका नहीं निकल सकता ग्राफिकल मेथड से। तो आपका आंसर होगा मीन। ठीक है, मीन इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ रेवेन्यू रिसीट्स ऑफ द गवर्नमेंट। रेवेन्यू रिसीट का एग्जाम्पल कौन सा नहीं है। ठीक है, डायरेक्ट टैक्सेस तो रेवेन्यू रिसीट में आती है, इनडायरेक्ट टैक्सेस भी उसी में ही आते हैं, डिविडेंड्स भी उसी में ही आते हैं, क्योंकि सारे के सारों इन सब से ना एसेट का कोई रिलेशन है ना लाइबिलिटी का। लेकिन जो आप लोन्स रिसीव करते हो उससे आपकी लाइबिलिटी क्रिएट होती है, ये कैपिटल अकाउंट में जाएगा। आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज ऑफ रूरल क्रेडिट। अगर आप अपने इंडियन इकोनॉमी थोड़ी खोलेंगे आपको दिखेगा कि वहाँ पे क्रेडिट सिस्टम, एग्रीकल्चरल क्रेडिट या आपका जो क्रेडिट सोर्सेज हैं वो एक्सप्लेन किए होते हैं। जो भी आपके क्रेडिट सिस्टम्स हैं इंडिया में उसमें आपके ये सारे कंपोनेंट्स आते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ भी, रीजनल रूरल बैंक्स भी और कमर्शियल बैंक्स भी। तो ये सारे ही आपके इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज ऑफ रूरल क्रेडिट होते हैं और यही आपका आंसर है। नेक्स्ट देखिए, टाइम रिवर्सल टेस्ट। अगर आपने पढ़ा होगा इंडेक्स नंबर्स तो आपको याद आएगा कि टाइम रिवर्सल टेस्ट उसमें था। तो इंडेक्स नंबर में टाइम रिवर्सल टेस्ट में क्या करा जाता है, बोला जाता है कि अगर आपका P01 ये बेस है, ये करंट है, इंटू P10 को मल्टीप्लाई करें, उनको शिफ्ट करके सारी प्राइस और क्वांटिटी की टर्म्स को, अगर वो इक्वल टू 1 आए तो हमारा टाइम रिवर्सल टेस्ट जो है वो सेटिस्फाई होता है। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखिए, फॉर कैलकुलेशन ऑफ अर्थमेटिक मीन द क्लास इंटरवल शुड बी। जब भी हमने अर्थमेटिक मीन निकालना होता है हमारा क्लास इंटरवल एक्सक्लूसिव हो सकता है, इट कैन बी नॉन इक्वल, हम उसे इक्वल बना देते हैं, राइट, हम उसे इक्वल बना सकते हैं बेसिकली। और अगर वो नहीं हो, राइट, तो एक्सक्लूसिव तो होना ही चाहिए, इट शुड बी एक्सक्लूसिव, इट शुड बी इक्वल और अनइक्वल। अनइक्वल हुआ भी तो फिर हम उसको इक्वल बना देते हैं अपने मेथड्स के थ्रू, राइट। तो आपका आंसर यहाँ पे होगा कि ये सारे ही पॉसिबल हैं, आपका ऑल ऑफ देम आर पॉसिबल, क्योंकि हम सब में ही अर्थमेटिक मीन को कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग मनी सप्लाई। मनी सप्लाई को लेके कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। ठीक है, सो सप्लाई ऑफ मनी इज अ स्टॉक वेरिएबल, तो करेक्ट स्टेटमेंट है, गलत नहीं है, तो ये आपका आंसर नहीं है। सेकंड देखिए, सप्लाई ऑफ मनी डज नॉट हैव एनी टाइम डायमेंशन, तो ये भी आपका ठीक है, कोई टाइम डायमेंशन नहीं है। सप्लाई ऑफ मनी तो कभी भी हो सकता है, कितने भी टाइम के लिए हो सकता है, इट इज नॉट टाइम बेस्ड। नेक्स्ट है, M3 इज मोस्ट वाइडली यूज मेजर ऑफ मनी सप्लाई। ठीक है, तो M3 इज मोस्ट वाइडली यूज मेजर। अगर आप M3 के कंपोनेंट्स देखें, M3 इंक्लूड जो करेंसी प्लस डिमांड डिपॉजिट्स प्लस अदर डिपॉजिट्स भी आते हैं, प्लस इसमें टाइम डिपॉजिट्स आते हैं आपके। ठीक है, तो M3 आपका मोस्ट यूज्ड मेजर है। उसके बाद देखिए फोर्थ,
M4 बीइंग द मोस्ट लिक्विड मेजर, ये आपका गलत है। मोस्ट लिक्विड आपका M1 होता है। M1 को हम नैरो मनी भी बोलते हैं क्योंकि वो मोस्ट मतलब वाइडली यूज्ड है आपका, राइट। इसको हम नैरो मनी भी बोलते हैं। आपका M4 जो है दैट इज नो डाउट द ब्रॉड मनी, ब्रॉड मनी बोला जाता है, लेकिन वो मोस्ट लिक्विड नहीं होता, ठीक है। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखिए, द वैल्यू ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। अगर आप वैल्यू ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन को देखेंगे, वेरिएशन सबसे पहले क्या होती है? सो वेरिएशन आपका होता है स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन, ठीक है। लेकिन वेरिएशन का एक फॉर्मूला रहता है, तो ध्यान से फॉर्मूला को देखेंगे। वेरिएशन इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डिविएशन अपॉन मीन इनटू 100। आपको बोला गया है वो एक्सीड कर रहा है 100% को। जब वो 100% को एक्सीड कर रहा है, इसका क्या मतलब है? ऑब्वियसली न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा होगा तो ही 100% को एक्सीड करेगा, राइट। तो यहाँ पे जब आपका स्टैंडर्ड डिविएशन आपके मीन से ज़्यादा होगा तो आपका वेरिएशन एक्सीड्स 100%, यानी कि आपका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, इंडियाज रैंक इन HDI। HDI की रैंकिंग जब भी एग्जाम आता है उसके आसपास में आपने देख लेनी है, क्योंकि इस ऐसे क्वेश्चंस जनरली आपकी रिपोर्ट से आ जाते हैं, राइट। तो उस वक्त 2021 में आपका जो रैंक था दैट वाज 132, ठीक है। 132 आपका रैंक था इन दिस पर्टिकुलर रिपोर्ट। तो आपका जो भी करंट रैंकिंग होगी वो आपने देखनी है। अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे 2019-20 इंडियाज पोजीशन इन वर्ल्ड बैंक्स ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। तो सबसे पहले तो एक रैंकिंग आती है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। कौन निकालता है? वर्ल्ड बैंक निकालता है। इंडिया में उसकी रैंकिंग जो है वो 63rd आई थी जब आपका ये इंडेक्स निकला था 2019 में, फॉर द ईयर 2019-20, राइट। तो आपने ये इंडेक्स भी लेटेस्ट देख के जाना है कि कब है और किसने दिया है, वो भी मैटर करता है, वर्ल्ड बैंक का होता है ये। तो हमारा जो रैंक था उसमें वो 63 था, तो 63 जो है आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट। फर्स्ट इज परफेक्ट कोरिलेशन इज +-1, दैट इज ट्रू। अगर आपका कोरिलेशन +-1 हो तो उसे परफेक्ट कोरिलेशन कहा जाता है। दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। आपको इनकरेक्ट पूछी है, राइट। तो फिर दिस इज नॉट गोइंग टू बी योर आंसर। नेक्स्ट इज वेरिएंस इज द स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन। ये भी मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले ही बताया, तो ये भी ऑब्वियसली ट्रू है। नेक्स्ट देखिए, R इज सिग्निफिकेंट इफ इट इज लेस दैन 6 टाइम्स ऑफ स्टैंडर्ड एरर। ऐसा आपको कुछ नहीं दिया गया है कहीं पे। तो यहाँ पे अगर मैं स्टैंडर्ड एरर और आपके कोरिलेशन की एक रिलेशनशिप स्टडी करूँ, ऐसा कहीं नहीं दिया है कि वो 6 टाइम्स होगा। दिस इज इनकरेक्ट, ये आपका आंसर होगा इस पर्टिकुलर चीज़ में। एंड देन ये तो मीन डेविएशन इज 5/4 ऑफ द स्टैंडर्ड डिविएशन इज ट्रू। 5 डिवाइडेड बाय 4 यानी कि 5/4 जो है आपका स्टैंडर्ड डिवीजन का पार्ट होता है मीन डेविएशन। तो ये भी आपकी करेक्ट है। आपका ऑप्शन नंबर सी इज द रॉन्ग आंसर या इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। नेक्स्ट देखिए, द स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ अ सेट ऑफ 50 आइटम्स। आपको 50 आइटम्स का स्टैंडर्ड डिविएशन दिया गया है, बोला है कि वो कितना है, 6.5 है। अगर हर आइटम की वैल्यू 5 से बढ़ाई जाए तो डिविएशन कितना होगा? देखिए, अगर हर आइटम को मैं एक नंबर से इंक्रीज करूं या एक नंबर से डिक्रीज करूं तो मेरे स्टैंडर्ड डिविएशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको ये याद रखना है, ठीक है। तो अगर एक नंबर और मीन पे भी नहीं पड़ता, तो अगर एक ही सब में ++++5 हुआ है तो एट द एंड ऑफ द डे आपके मीन पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, ना ही आपके स्टैंडर्ड डिविएशन पे इम्पैक्ट पड़ेगा। तो यहाँ पे आपका स्टैंडर्ड डिविएशन कितना रहेगा? 6.5। क्लियर है? If a frequency distribution is positively skewed, the mean would be। आपने एक चीज़ याद रखनी है, जब पॉजिटिवली स्क्यूड आपकी 3 तरह की फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होती है। एक तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है जिसमें वो बेल शेप्ड है, दोनों साइड बिल्कुल इक्वल हैं। एक पॉजिटिव स्क्यूड होता है और एक होता है नेगेटिव स्क्यूड, राइट। तो जब आपका पॉजिटिव स्क्यूड आपकी कर्व होती है, आपका जो मीन है दैट इज ग्रेटर दैन योर मोड, ठीक है। अगर नेगेटिव स्क्यूड होगा, नेगेटिव स्क्यूड में क्या होगा, मीन जो है वो कम होगा मोड से, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पॉजिटिव स्क्यूड बोला है, आपका आंसर होगा ग्रेटर दैन मोड, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखिए,
मेजर ऑफ डिस्पर्जन विच इज़ अफेक्टेड मोस्ट बाय एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशंस। अगर आपने स्टैटिस्टिक्स के फॉर्मूलाज देखे हैं आपको पता होगा कि रेंज जो है वो क्या होता है, हाईएस्ट माइनस लोएस्ट अपॉन हाईएस्ट प्लस लोएस्ट। तो इसमें तो आप हाईएस्ट और लोएस्ट ही देख रहे हो, आप एक्सट्रीम वैल्यूज़ को ही देख रहे हो। तो सबसे ज़्यादा आपका अफेक्ट जो एक्सट्रीम वैल्यूज से होगा दैट विल बी रेंज। नो डाउट आपका मीन भी एक्सट्रीम वैल्यू से अफेक्ट होता है, लेकिन आपसे ये नहीं पूछा कि कौन सा होता है, आपसे पूछा कौन सा सबसे ज़्यादा होता है, सबसे ज़्यादा आपका रेंज होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, द रेलेवेंट एज ग्रुप ऑफ कॉम्पिटिशन ऑफ चाइल्ड सेक्स रेशो इज 0 to 6 ईयर्स। ठीक है, आप अगर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट देखते हैं या आप ऐसे कोई चाइल्ड रिलेटेड इंडेक्सेस निकालते हैं तो रेलेवेंट जो एज है वो 0 to 6 ईयर्स होती है। तो आपका आंसर होगा 0 to 6 ईयर्स। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग डेफिसिट इंडिकेट्स हाउ मच गवर्नमेंट बोरोइंग इज गोइंग टू मीट एक्सपेंसेस ऑफ अदर देन इंटरेस्ट पेमेंट्स। अगर आपने पढ़ा होगा थोड़ा सा भी पब्लिक फाइनेंस, आपको याद होगा कि प्राइमरी डेफिसिट जो होता है दैट इज नथिंग बट फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट्स। और आपको यही बोला गया, पूछा गया है यहाँ पे, आपको पूछा गया है अदर देन इंटरेस्ट पेमेंट जो आपका इंक्लूड हो रहा है, यानी कि इसका आंसर होगा प्राइमरी डेफिसिट। ठीक है, इंटरेस्ट पेमेंट्स को जहाँ पे एक्सक्लूड किया जाए दैट इज प्राइमरी डेफिसिट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। मेन सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट अगर आपको पता हो, सबसे बड़ा हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर है। एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर बोल देते हैं क्योंकि आपका हॉर्टिकल्चर वगैरह में भी एम्प्लॉयमेंट रहती है, लेकिन सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट आपकी आज के टाइम में इंडिया में प्राइमरी सेक्टर में ही है, राइट। जबकि उसका जीडीपी शेयर सबसे कम है, राइट। जीडीपी शेयर सबसे कम है एग्रीकल्चर का, लेकिन एम्प्लॉयमेंट सबसे ज़्यादा वहाँ पे है। ठीक है, तो आपका आंसर होगा प्राइमरी सेक्टर, जिसमें आपका एग्रीकल्चर एंड अलाइड सर्विसेज सारा कुछ आ जाता है। नेक्स्ट है, इफ कोवेरियंस इज लेस देन 0 देन द रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स इज। अगर आपका कोवेरियंस लेस देन 0 होता है, ठीक है, अगर आपका कोवेरियंस ग्रेटर देन 0 होगा तो ऑब्वियसली क्या रिजल्ट होगा, पॉजिटिव होगा जो भी रिजल्ट है, राइट। तो आपका उनका देखो कोवेरियंस क्या होता है, उनकी डिपेंडेंस, एक दूसरे पे उनकी जो डिपेंडेंस है दैट इज कोवेरियंस, राइट। तो आपका जो कोवेरियंस है अगर वो लेस देन 1 है, अगर वो लेस देन 1 या लेस देन 0 आ रहा है, तो दो वेरिएबल्स का अगर लेस देन 0 है तो डेफिनेटली उनकी रिलेशनशिप है नेगेटिव। सिमिलरली अगर आपका कोवेरियंस एक्स वाई का ग्रेटर देन 0 है तो रिलेशनशिप है पॉजिटिव। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या दिया है, लेस देन 0, यानी कि रिलेशनशिप क्या होगी, नेगेटिव। परफेक्टली पॉजिटिव क्या होगा, अगर वो इक्वल टू 1 होगा। ठीक है, और ऑब्वियसली अगर कोवेरियंस एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो ऑब्वियसली आपका जो कोवेरियंस है एक्स वाई वो आप यहाँ पे लिखोगे इज नॉट इक्वल टू एनीथिंग, इज नॉट इक्वल टू, मतलब है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, राइट। सो देयर इज नो कोवेरियंस, इट इज एक्चुअली नॉट इक्वल टू 1 और नॉट इक्वल टू, यू कैन एक्चुअली राइट कि कोवेरियंस यहाँ पे इक्वल टू 0 है। तो अगर कोवेरियंस इक्वल टू 0 है मतलब कोई कोवेरियंस है ही नहीं, कोई रिलेशनशिप है ही नहीं, डज नॉट एग्जिस्ट। परफेक्टली पॉजिटिव में आपका जो कोवेरियंस है वो होगा इक्वल टू 1। ठीक है, पॉजिटिव है तो ग्रेटर देन 1, अदरवाइज ग्रेटर देन 0, अदरवाइज लेस देन 0। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट पूछा है, राइट। तो इसमें देखिए एमपीपीज आर एडिशन टू टीपीपीज, तो ये तो आपको पता है कि टोटल फिजिकल प्रोडक्ट जो होता है वो क्या होता है, आपका समीशन ऑफ मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट, राइट। तो ये तो ठीक है, करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए, टीपीपी इज द सम ऑफ एमपीपीज, राइट। आर एडिशंस टू एमपीपी, सम ऑफ एमपीपी, दोनों ही स्टेटमेंट सेम है, बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए, टीपीपी इज मल्टीप्लीकेशन ऑफ एपीपी एंड लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट। याद करो एवरेज फिजिकल प्रोडक्ट आप निकालते थे, क्या होता था, एवरेज फिजिकल प्रोडक्ट इज व्हाट, टोटल फिजिकल प्रोडक्ट अपॉन जो भी आपका लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट है। अगर मैं इसको यहाँ ले जाऊँ, मैं बोलूँ एपीपी इंटू एल एस टीपीपी, वही आपको दिया हुआ है स्टेटमेंट, दिस इज ऑल्सो करेक्ट, इसमें भी कुछ गलत नहीं है। नेक्स्ट देखिए, एमपीपी इज द रेशो ऑफ टीपीपी टू द लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, तो ये आपका गलत है, इट इज नॉट द रेशो। रेशो का क्या मतलब हुआ कि टीपीपी डिवाइड बाय एल, तो टीपीपी डिवाइड बाय एल इज नॉट एमपीपी, इट इज एपीपी। ये तो एडिशन होता है, अगर यहाँ पे एडिशन लिखा होता, इट इज द एडिशन टू टीपीपी, राइट, थ्रू एम्प्लॉयमेंट ऑफ एडिशनल यूनिट ऑफ लेबर या एडिशनल लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, तो आपका एमपीपी होता, तो वहाँ पे आपका ये ठीक होता। लेकिन यहाँ पे आपका इनकरेक्ट स्टेटमेंट जो है वो डी है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, आइडिया ऑफ अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम इज अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। क्लासिकल्स ने तो सीधे एक बात बोली थी कि फुल एम्प्लॉयमेंट पे इक्विलिब्रियम है।
ठीक है। लेकिन कीन्स ने बोला था कि अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट कर सकता है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी। तो ये कीन्स की अप्रोच में स्टडी किया गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर इनकम? रेंट फैक्टर इनकम है, प्रॉफिट्स फैक्टर इनकम है, मिक्स्ड इनकम भी फैक्टर इनकम। देखिए फैक्टर इनकम क्या होती है? जो 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कमाते हैं। तो लैंड कमाता है, रेंट तो होगा, एंटरप्रेन्योर कमाता है, प्रॉफिट्स वो भी होगा। मिक्स्ड इनकम होता है जब एक इंसान 2-3 या एक से ज़्यादा फैक्टर का सप्लायर हो, जैसे लैंड भी मेरा है और कैपिटल भी मेरी है, तो मिक्स्ड इनकम होगा। सेल्फ एम्प्लॉयड लोगों की जो होती है। चेंज इन स्टॉक इसमें नहीं आता। चेंज इन स्टॉक इज नॉट अ फैक्टर इनकम, राइट? सो चेंज इन स्टॉक इज नॉट अ फैक्टर इनकम। आपका इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखिए, स्टार्टिंग फ्रॉम द अर्लीस्ट यू हैव टू अरेंज दीज थ्योरीज, डिमांड की थ्योरीज। सबसे पहले आई थी आपकी कार्डिनल यूटिलिटी, जो आपकी मार्शल ने दी थी। सबसे पहले आपकी मार्शल की कार्डिनल यूटिलिटी आई है, यानी कि 4 सबसे पहले आया है। उसके बाद आपकी ऑर्डिनल यूटिलिटी आई, जो आपकी हिक्स ने दी है, यानी ऑप्शन नंबर 3। उसके बाद आपकी रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी आई, जो सैमुअलसन ने दी है, यानी कि 1। और एंड में आपकी न्यूमैन मॉर्गनस्टर्न की थ्योरी आई है, वो न्यूमैन और मॉर्गनस्टर्न ने दी है ऑब्वियसली। तो आपकी जो अरेंजमेंट है वो होगी 4-3-1-2, 4-3-1-2, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग मार्केट स्ट्रक्चर प्राइस इज इक्वल टू द मार्जिनल कॉस्ट? देखिए प्राइस इज एक्चुअली व्हाट? प्राइस इज नथिंग बट AR, है ना? AR होता है प्राइस। वो कौन से उसमें MC के इक्वल होगा? देखो AR तब MC के इक्वल होगा अगर ये MR के इक्वल है ना? क्योंकि MR इक्वल टू MC होता है इक्विलिब्रियम में। तो जब ये इक्वल होंगे तभी होगा। तो यानी कि आपका मार्केट कौन सी होगी? परफेक्ट कंपटीशन। क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता है? प्राइस इज इक्वल टू AR इज इक्वल टू MR इज इक्वल टू MC। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कर्व इज द डिमांड कर्व ऑफ अ फैक्टर? एक फैक्टर की डिमांड कर्व कौन सी होती है? एक फैक्टर की डिमांड कर्व होती है उसकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी की कर्व, यानी कि MPP कर्व, राइट? सो MPP कर्व जो है उसकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी जो है वही उसकी डिमांड कर्व होती है। सो डिमांड कर्व ऑफ अ फैक्टर इज द मार्जिनल प्रोडक्टिविटी कर्व, यानी मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट कर्व जो है वही उसकी डिमांड कर्व होगी। नेक्स्ट देखिए, इफ अ डिमांड इज डैश एंड इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट लीड्स टू डिक्रीज इन टोटल एक्सपेंडिचर। देखिए अगर किसी चीज़ का प्राइस बढ़ने से आप उस पर खर्चा कम करोगे तो ही आपका टोटल एक्सपेंडिचर कम होगा। तो अगर किसी चीज़ का प्राइस बढ़ रहा है और आप उस पर कम खर्चा कर रहे हो, यानी कि उसकी डिमांड, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है? ग्रेटर देन 1। तो जब आपकी ये जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती है व्हेन इट इज़ ग्रेटर देन 1, यानी कि जब वो इलास्टिक होगी, तभी आप ऐसा करोगे कि प्राइस बढ़ गया तो मैंने टोटल एक्सपेंडिचर उस पर कम कर दिया। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ इम्परफेक्ट कंपेटिटिव मार्केट? तो इम्परफेक्ट कंपेटिटिव मार्केट सिर्फ परफेक्ट कंपटीशन नहीं है, परफेक्ट कंपटीशन को प्योर कंपटीशन भी बोला जाता है। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि मोनोपोली, ओलिगोपोली और मोनोपोलिस्टिक सारे इम्परफेक्ट कंपटीशन के एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर डज नॉट स्टॉल द एंट्री ऑफ अदर फर्म्स इन ओलिगोपोलिस्टिक इंडस्ट्री? ऐसा कौन सा चीज़ है जिससे आप, जैसे सपोज आपने न्यू फर्म्स को एंट्री नहीं देनी है अपने अपने मार्केट में, तो आप कैसे उनको, कौन सा इनमें से वो मेजर है जो उस उनका मेजर नहीं होता? टू बेसिकली जैसे हम बोलते हैं ना कि हम कुछ मेजर्स करेंगे कि न्यू फर्म ना आ पाए, तो इनमें से कौन सी ऐसी चीज़ है जो वो मेजर नहीं है? आपसे ये पूछा गया है। तो ह्यूज एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर करोगे तो कंपटीशन को रिमूव करोगे, तो ये तो है, राइट? इकोनॉमीज ऑफ स्केल भी है, टेक्नोलॉजी भी है। इंक्रीज इन डिमांड नहीं होता, क्योंकि अगर आपका इंक्रीज इन डिमांड आपके प्रोडक्ट का है तो उससे आप दूसरों की एंट्री को नहीं रोक सकते ना। अगर डिमांड बढ़ रही है तो उससे दूसरों की एंट्री को रोकोगे कैसे? एंट्री रोकने के तरीके वो सिर्फ आपके पहले 3 हैं, ठीक है। नेक्स्ट, डिक्रीजिंग MOC यानी मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अगर कभी भी आपका स्लोप जो है, आपको पता है ये आपका PPC का स्लोप है, अगर आपका स्लोप फॉल कर रहा है या आपका स्लोप डिक्रीज कर रहा है, डिक्रीजिंग स्लोप में हमेशा कर्व कॉन्वेक्स होती है,
ठीक है, वो आपकी कर्व नेगेटिव होनी चाहिए, बट दैट इज़ द मतलब लॉजिक। ठीक है, अगर कर्व नेगेटिव स्लोपिंग है और वो डिक्रीज कर रहा है उसका स्लोप, ठीक है, तो वो कन्वेक्स होगी। अगर उसका स्लोप इंक्रीज करेगा तो कनकेव होगी। नॉर्मली जब आप पीपीसी बनाते हो उसका स्लोप आप ऐसा बनाते हो ना, अब सॉरी उसकी शेप आप ऐसी कनकेव बनाते हो। क्यों? क्योंकि आप यहाँ पे बोलते हो इंक्रीजिंग मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, यहाँ पे बोला डिक्रीजिंग है, तो कर्व कैसी होगी? कनकेव। आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अ स्ट्रेट लाइन पॉजिटिवली स्लोप्ड सप्लाई कर्व विच इंटरसेक्ट्स योर प्राइस एक्सिस। अगर कभी भी आपकी एक पॉजिटिवली स्लोपिंग सप्लाई कर्व है जो एक स्ट्रेट लाइन है जो आपकी प्राइस लाइन को मीट करे, उसे हम उसकी इलास्टिसिटी कैसी होती है? इट इज़ ग्रेटर देन 1। ठीक है, तो अगर आपकी एक स्ट्रेट लाइन है पॉजिटिव स्लोपिंग सप्लाई कर्व जो आपकी प्राइस एक्सिस को मीट करे, उसमें आपकी इलास्टिसिटी जो है वो होगी ग्रेटर देन 1, क्योंकि वो ओरिजिन से शुरू नहीं हो रही ना, वो प्राइस एक्सिस से शुरू हो रही है, तो इलास्टिसिटी ज़्यादा होगी बिकॉज कर्व है आपकी फ्लैट, तो इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1। क्लासिकल कॉन्सेप्ट में शेप ऑफ सप्लाई कर्व कैसी होती है? याद करिए, क्लासिकल्स कहते हैं सप्लाई जो है ना वो बिल्कुल ही आपकी इनइलास्टिक है। सप्लाई को हम वो बेसिकली क्या बोलते हैं आपके क्लासिकल्स बोलते हैं कि प्राइस बढ़ाते रहो, टोटल जैसे फुल एम्प्लॉयमेंट आ गई तो सप्लाई फुल एम्प्लॉयमेंट के बियॉन्ड हम नहीं बढ़ा सकते, राइट? तो प्राइस का जो भी हो, तो यहाँ पे आपकी जो सप्लाई कर्व होती है इट इज़ अ परफेक्टली इनइलास्टिक कर्व। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी सप्लाई क्या है? परफेक्टली इनइलास्टिक। अगर आपको MPC 5/4 दिया है, ठीक है, अगर आपको MPC मैंने बोल दिया इट इज़ 5/4, तो आपको वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर निकालनी है। मल्टीप्लायर का फॉर्मूला क्या होता है? 1/1 माइनस MPC। निकाल दीजिए 5/4, तो यहाँ पे आपका 4 - 5 आएगा -1। ठीक है, एक्चुअली ये फिगर गलत शायद प्रिंट हो गया बिकॉज इट हैज़ टू बी 4/5। क्यों? क्योंकि MPC विल नेवर एक्सीड 1। आपने किया ना, MPC की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, सो ये आपका 4/5 होगा, इट विल नॉट बी 5/4, राइट? तो सपोज करो आपका MPC जो है ये मिसप्रिंट है, ठीक है, आपका 4/5 है, यानी कि कितना है? 0.8 हुआ ना, ठीक है। तो आपको पता है MPC अगर आपका 0.8 हुआ तो आपका M क्या है? 1/1 माइनस MPC, यानी कि 1/1 माइनस 0.8 कितना हुआ? 1/0.2। सीधा लिख दूँ, 0.2 हुआ, ये ऊपर 10 ले लो, आंसर क्या आ गया आपका? 5। तो आपका आंसर होगा ये। ऐसे मिसप्रिंट्स में आपको खुद भी याद रखना, अपना दिमाग लगाना है कि MPC जो है, क्योंकि कई बार हो भी जाता है, क्वेश्चन पेपर में भी मिसप्रिंट्स होते हैं, तो MPC की मैक्सिमम वैल्यू जो है वो कितनी हो सकती है? 1। इट विल ऑलवेज लाई बिटवीन 0 and 1। ठीक है ना, तो 5/4 की पॉसिबिलिटी नहीं है। क्लियर है? तो ये आपका 5 होगा। नेक्स्ट, हु सेड दैट सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड? JB से। इसका आंसर है JB से। ठीक है, देखिए कितने क्लोज ऑप्शंस दे दिए हैं, आपको नाम याद रखना पड़ेगा। ठीक है, इन केस ऑफ कंजम्पशन ऑफ वन कमोडिटी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कब होता है? अगर एक कमोडिटी आपको दी है तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होगा जब MUX/PX इज इक्वल टू MUM। ठीक है, तो देखिए मार्जिनलिटी ऑफ मनी तो नहीं आएगा ऊपर, प्रोडक्ट है, मनी है, पर टोटल यूटिलिटीज़ हैं तो टोटल यूटिलिटी भी नहीं होगा। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ प्रोडक्ट है अपॉन मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज इक्वल टू प्राइस। तो इस ये जो मैंने आपको दिया, आप यहाँ क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ? यही आपको दिया हुआ है। आपका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखिए, ड्यू टू राइज इन प्राइस ऑफ अ सब्सटीट्यूट गुड इन प्रोडक्शन। देखिए सप्लाई की बात हो रही है, डिमांड के केस में आपका जो सब्सटीट्यूट गुड्स होते हैं उनके साथ जो रिलेशन है वो रहती है पॉजिटिव, यानी सब्सटीट्यूट गुड का प्राइस बढ़ेगा तो मेरी डिमांड कर्व शिफ्ट करेगी राइट को, यहाँ पे इन्वर्स होती है। तो अगर सब्सटीट्यूट गुड का प्राइस बढ़ा है तो मेरी कर्व लेफ्ट को शिफ्ट करेगी। ठीक है, सप्लाई की बात है, सप्लाई ऑपोजिट चलता है डिमांड से। द स्लोप ऑफ अ सेविंग फंक्शन इज MPS प्लस MPC इज इक्वल टू 1 होता है, तो MPS क्या होगा? 1 माइनस MPC। ऑप्शन नंबर
ए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज अ मूवमेंट अलोंग अ गिवन डिमांड कर्व। मूवमेंट और शिफ्ट में क्या फ़र्क है? मूवमेंट सिर्फ अपने प्राइस के बदलने से होगा और शिफ्ट होगा दूसरे फैक्टर्स की वजह से। तो अगर यहाँ पे मूवमेंट लिखा है यानी कि द चेंज इन द प्राइस ओन प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि सब्सटीट्यूट से शिफ्ट होगा, इससे भी शिफ्ट होगा, इससे भी शिफ्ट होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट आंसर। Which of the following approach is not used as a measure of national income? अगर आपने देखे होंगे there are 3 measures of national income. There is your value added or product measure, income measure and expenditure measure. There is nothing as employment measure. तो employment measure नहीं होती है, बाकी के 3 आपके करेक्ट हैं। वैल्यू एडेड जो आपका मेथड है ना, वैल्यू एडेड, वो भी आपका इसी में ही आता है, ठीक है, जो वैल्यू एडेड आप कॉन्सेप्ट करते हैं। नेक्स्ट, इन द शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट कर्व, आप अगर, अच्छा ठीक है, शॉर्ट रन की कर्व्स ही बना लेते हैं, ठीक है। तो सपोज करो आपका एमसी कर्व मैंने ऐसे बनाया, कौन सी कर्व्स को कट कर रही है? वो एवीसी और एसी को उनके मिनिमम पे कट करती है, ठीक है। सो आपकी जो एमसी कर्व है इट कट्स योर एवीसी एंड एसी एट इट्स मिनिमम पॉइंट, ठीक है। तो आपका जो आंसर है वो क्या होगा? एवीसी एंड एसी। आई होप ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखिए प्लीज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अजम्पशन ऑफ इनडिफरेंस कर्व एनालिसिस। तो वीक ऑर्डरिंग पे ही बेस्ड है आपकी इनडिफरेंस कर्व एनालिसिस। हिक्स ने बोला था कि जैसे आपका सपोज एक्स और वाई है, अगर 2 गुड्स हैं तो मेरा उनमें किसी एक के लिए कोई स्ट्रॉन्ग प्रेफरेंस नहीं है, वीक प्रेफरेंस है, दोनों को इक्वली प्रेफर कर सकता हूँ। तो ये तो है, आपको पूछा है नॉट, तो ये होगा कांस्टेंट इनकम भी उसका मतलब एक अजम्पशन है कि कांस्टेंट रहेगी आपकी इनकम। यहाँ पे आपका कांस्टेंट MUM नहीं आएगा, क्यों? बेसिकली क्योंकि आपका जो कांस्टेंट MUM है ना, वो बेसिकली आपका कार्डिनल एनालिसिस में लिया गया था। यहाँ पे हम मार्जिनल यूटिलिटी, पहली चीज़ तो हम यही नहीं मेजर करते क्योंकि हम बोलते हैं कार्डिनल एनालिसिस ही पॉसिबल नहीं है, राइट। तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे नहीं आएगा। बाकी ऑर्डिनल नेचर ऑफ यूटिलिटी भी आपका कॉन्सेप्ट यहाँ पे आएगा। The long run equilibrium in monopolistic competition is categorized by which of the following? Long run equilibrium में क्या होता है आपके मोनोप्लिस्टिक कंपटीशन में? आपका जो MR है वो MC के इक्वल होता है। कौन सी MC? लॉन्ग रन की MC, और ये इक्वल होता है आपके प्राइस के, और ये इक्वल होता है आपके लॉन्ग रन एवरेज। क्योंकि यहाँ पे आप अगर आप याद करो तो आपका जो लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम होगा इस मोनोप्लिस्टिक कंपटीशन का, उसमें आपके नॉर्मल प्रॉफिट्स होते हैं। जब नॉर्मल प्रॉफिट्स है मतलब प्राइस जो है वो लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व के इक्वल है, और आपका MR इक्वल टू MC तो होता ही है। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जहाँ पे सब कुछ इक्वल है वो आपका मोनोप्लिस्टिक कंपटीशन होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 143, द टोटल डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज इज कॉल्ड। टोटल डिमांड को क्या बोलते हैं? एग्रीगेट डिमांड। इसमें तो आपको ऑप्शन भी नहीं देखनी है, सीधा आपने देखा टोटल है, टोटल मतलब एग्रीगेट, एग्रीगेट डिमांड इज योर आंसर। वैल्यू ऑफ APS इन एन इकोनॉमी एट अ ब्रेक इवन पॉइंट। अगर आपको ब्रेक इवन पॉइंट दिया हो, ठीक है, आपके ब्रेक इवन पॉइंट पे आपकी जो वैल्यू है APS की वो होती है 0। आपको ये याद रखना है। ब्रेक इवन पॉइंट पे एक्चुअली क्या होता है? ब्रेक इवन पॉइंट पे आपकी इनकम आपकी कंजम्पशन के इक्वल होती है। सेविंग अगर 0 है तो ऑब्वियसली APS तो 0 ही होगा ना, राइट। तो यहाँ पे आपका APS जो है वो 0 होगा। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड इज नोन एज द मार्केट पीरियड। मार्केट पीरियड आपके शॉर्ट पीरियड को बोला जाता है, वेरी शॉर्ट पीरियड को मार्केट पीरियड बोला जाता है, क्योंकि इसमें आप अपने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को ज़्यादा, मतलब आप बेसिकली अपने वेरिएबल फैक्टर को तो बदल देते हो, लेकिन आप अपने जो आपका फिक्स्ड फैक्टर है उसको नहीं बदल पाते। वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में हम बेसिकली प्रोडक्शन को सिर्फ उतना कर पाते हैं जितना हमारे पास स्टॉक होता है, ठीक है। जैसे सपोज करो अगर आज आपके पास कोई आया और उसने बोला आपकी कोई स्वीट्स की शॉप है, आपके पास कोई बोला मेरे लिए 1000 बॉक्सेस ऑफ स्वीट्स बनाओ, आप मना कर दोगे कि इतने शॉर्ट नोटिस पे एग्जिस्टिंग स्टॉक के अकॉर्डिंग हम इतना ही बना सकते हैं, राइट। तो वो आपका वेरी शॉर्ट पीरियड होता है, उसको मार्केट पीरियड भी बोला जाता है, ठीक है। फिर शॉर्ट पीरियड में होता है कि आप वेरिएबल फैक्टर को थोड़ा सा शिफ्ट करते हो, लेकिन वेरी शॉर्ट में सिर्फ स्टॉक को आप शिफ्ट कर पाते हैं, वो मार्केट पीरियड होता है। इफ मार्जिनल एफिशिएंसी इज 10% एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट, अगर मेरा मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल जो है वो 10% है
और ROI जो है वो 5% है। इसकी कर्व अगर मैं बनाऊँ, ये ROI है 5% और मेरा MEC सपोज यहाँ पे कहीं पे लाई करता है, तो ऑब्वियसली मेरे लिए प्रॉफिटेबल है। जब तक मेरा MEC इज़ ग्रेटर देन ROI दैट इज़ प्रॉफिटेबल फॉर मी। जब वो इक्वल होता है दैट इज़ इक्विलिब्रियम, उससे कम अनप्रॉफिटेबल है। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ ओवरहेड कॉस्ट। ओवरहेड कॉस्ट होती हैं जो आपकी वर्किंग कैपिटल की कॉस्ट है, ठीक है, जैसे आपके जैसे डे टू डे ट्रांजेक्शन्स होते हैं, राइट। तो आपके जो ऑन गोइंग एक्सपेंसेस होते हैं ना, उनको हम ऑन गोइंग एक्सपेंसेस को बोलते हैं ओवरहेड कॉस्ट, ठीक। तो आपकी इंश्योरेंस इज ओवरहेड कॉस्ट, रेंट भी आपका ऑन गोइंग है। कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल ओवरहेड में नहीं आती, क्योंकि रॉ मटेरियल आप इनिशियली ले लेते हो, ऑन गोइंग में नहीं लेते, आप एक ही बार में ले लेते हैं ना, तो कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल इसका एग्जाम्पल नहीं होगा। ड्यू टू 20% इंक्रीज इन ऑल इनपुट्स, आउटपुट इज गोइंग टू बी इंक्रीज्ड बाय 10%। अगर इनपुट्स को 20% बढ़ाया और आउटपुट सिर्फ 10% बढ़ा तो आपके रिटर्न्स डिमिनिशिंग होते हैं, राइट। अगर इनपुट ज़्यादा लग रहा है, आउटपुट कम निकला तो डिक्रीजिंग ही है ना रिटर्न्स। अगर वो सेम निकलता तो कांस्टेंट होते, ज़्यादा निकलता तो इंक्रीजिंग होते। नेक्स्ट, एरिया अंडर द डिमांड कर्व ऑफ अ परफेक्टली कंपेटिटिव मार्केट इज इक्वल टू, देखिए अगर मैंने बात की परफेक्टली कंपेटिटिव फर्म की, राइट, तो परफेक्टली कंपेटिटिव फर्म में क्या होता है, सबसे पहले तो ये होती है आपकी प्राइस लाइन, ये आपकी डिमांड कर्व है। आपको बोला गया है इसके अंडर का जो एरिया होगा, राइट, इसके अंडर का जो एरिया होगा वो आपका टोटल रेवेन्यू होगा, क्योंकि उससे ज़्यादा तो आप ऐसे नहीं कमा सकते ना। सपोज करो ये आपकी प्राइस लाइन है, तो आप जितना जैसे MC कर्व यहाँ पे, ये पूरा आपका टोटल रेवेन्यू आएगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। लास्ट क्वेश्चन इज वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट। तो अगर आपको पता होगा वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट इज मार्जिनल प्रोडक्ट इनटू प्राइस। MRP भी होता है विच इज MP इंटू MR, राइट। तो VMP क्या होता है, VMP इज P इंटू मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट, ठीक है। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। इसी के साथ आपके क्वेश्चंस जो हैं वो कंप्लीट होते हैं। अगर आपको ये सेशन पसंद आया है और आपको इन क्वेश्चंस के आंसर तो समझ में आ गए, लेकिन उसके कॉन्सेप्ट्स अच्छे से क्लियर नहीं हैं, देन यू कैन डेफिनेटली कॉन्टैक्ट अस एट कॉम्पिटिशन गुरु। हम आपको करवाएंगे अच्छे से पूरा सिलेबस, ताकि आपके सारे मार्क्स जो हैं वो सिक्योर हो जाएं। उसके साथ में आपको स्टडी मटेरियल भी अवेलेबल होगा, टेस्ट सीरीज़ मिलेगी, और साथ में आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी मिलेंगे। सो आई होप यू एंजॉयड टुडेज सेशन एंड आई होप कि अगर आपको नीड फील होगी तो आप डेफिनेटली हमें कांटेक्ट करेंगे और हमारे साथ ये एग्ज़ाम क्लियर करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर टुडेज सेशन। आई होप यू ऑल एंजॉयड इट। थैंक यू।